नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। मैं किसी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाइए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछला चैप्टर हमने राज्यसभा से किया था और आज आपका लोकसभा चलना है। मैंने बताया था आपको कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52, राज्यसभा, अनुच्छेद 80 लोकसभा, अनुच्छेद 81 और 79 में संसद का वर्णन है। ओके, सनी देसवाल, काजल, रुखसार, गुड मॉर्निंग। सनी देसवाल, अनुच्छेद 249 अभी बता रहा हूँ भैया। अनुच्छेद 249 देखो, एक पहला तो इससे पहले मैं बता दूँ आपको, लास्ट जो आपका राज्यसभा वाला जो चैप्टर हुआ था उसमें मैंने बताया था आपको कि 250 अधिकतम सीटें हो सकती हैं। उसके बाद जो वर्तमान में हैं, वर्तमान में सीटों की संख्या 245 है। 245 और उन 245 में से आपके जो हैं 12 तो मनोनीत किए जाते हैं और 233 जो हैं आपके विधानसभा से आते हैं। ये आपके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं जिनका निर्वाचन होता है। लेकिन मैंने पिछली क्लास में 238 बता दिए थे, तो इसलिए इसको सही कर लेना वहाँ से। वासु ठाकुर, गुड मॉर्निंग। जल्दी से सभी बच्चे लाए आ जाइए। ओके, स्टार्ट करें। चलो पहले 249 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 249 देखो, अनुच्छेद 249 में 249 में मैंने बताया था, यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो केंद्र सरकार को उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार
प्राप्त हो जाता है। ओके, सनी देसवाल, यदि कोई विषय, यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को, जबकि राज्य सूची के जो विषय होते हैं उनमें केंद्र सरकार राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, यानी कि राज्य सरकार उन पर कानून बनाती है या राज्य बनाता है। लेकिन यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो केंद्र सरकार उस विषय पर केंद्र सरकार को उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ओके, यदि राज्य सरकार, ये पावर है, राज्य सरकार को विशेष पावर है कि राज्य सरकार यदि उस विषय को, राज्यसभा को ये विशेष पावर है कि राज्यसभा उस विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है, तो उसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबका? अनिकांत गुड मॉर्निंग, मोहम्मद सिराज, ऋषभ मित्तल गुड मॉर्निंग भैया। तो 249 अनुच्छेद 249 क्लियर है? अच्छा, एक जो है, एक आपका क्वेश्चन था, काजल जयंत का था शायद, वे कह रहे थे कि दिल्ली में कितनी सीटें हैं। देखो, दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं, पुदुचेरी में या पांडाचेरी में 30 हैं, और जम्मू एंड कश्मीर में 87 है। ये सीटें वहाँ पर विधानसभा की है, वहाँ पर विधानसभा है। ये 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें विधानसभा है वर्तमान में, जहाँ पर विधानसभा है। ओके, और कोई क्वेश्चन था पिछली क्लास में जो बच्चों का, 1-2 या मेरे याद ना रहा हो? यही शायद 2 क्वेश्चन थे, ये मैंने करा दिए आपके। तो लोकसभा में चलें। हाउस ऑफ द पीपल्स, राज्यसभा, लोकसभा। मैंने बताया आपको कि भारत में संसदीय व्यवस्था को, एक मैंने बताया था आपको कि पिछली क्लास में यहाँ पर मैंने 233 की जगह 238 करा दिया था, ठीक है, तो उसको सही कर लेना। वो पिछली क्लास में मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 233 + 12 245 जो हैं वर्तमान में हैं आपके राज्यसभा के मेंबर। ओके, इसके बाद बात करते हैं लोकसभा की। देखिए, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और संसद के अंतर्गत आपके राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा आते हैं। राष्ट्रपति कंप्लीट कर चुके हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद 52 यानी कि 52 के अंतर्गत है। राज्यसभा का अनुच्छेद 80 ये भी कंप्लीट हो चुका है आपका। आज बात करते हैं लोकसभा की, जो अनुच्छेद 81 के तहत आता है। ओके, चलिए, अब लोकसभा को सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है यहाँ पे कि लोकसभा को और किस किस नाम से जाना जाता है। लोकसभा को किन किन नामों से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चे, लोकसभा को और किन किन नामों से जाना जाता है। जैसे कि राज्यसभा में आपका स्थायी सदन या उच्च सदन आता था, तो इसी प्रकार से लोकसभा में भी लोकसभा को और किन किन नामों से जाना जाता है। स्थायी सदन अनिकांत, काजल जयंत स्थायी सदन, निम्न सदन अंजलि निम्न सदन, काजल जयंत अस्थायी सदन। ठीक है, देखो, लोकसभा को निम्न सदन, अस्थायी सदन,
अस्थायी सदन और अनुराग सिंघल। स्थायी सदन नहीं कह सकते, स्थायी सदन आपका लोकसभा आता है। जनता का सदन अनुराग सिंघल, जनता का सदन या लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। ओके, ये कई नाम हैं जो इनके आते हैं आपके लोकसभा को लेकर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की संरचना क्या है, कितनी सीटें हैं लोकसभा में वर्तमान में। लोकसभा की संरचना यानी कि क्या संरचना है इसकी लोकसभा की वर्तमान। लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं, जल्दी से बताएं। लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं और वर्तमान में कितनी है। काजल जयंत लोकसभा में 552, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती हैं 552। इन 552 में भी 550 प्लस 2 आंग्ल भारतीय होते हैं। ओके, इसके बाद जो वर्तमान में जो कंडीशन है, वर्तमान में है आपकी 545। अब इन 545 में राज्यों से कितनी आती है और केंद्र शासित प्रदेश से कितनी आती है। वर्तमान में जो कंडीशन है आपकी 545 सीटें लोकसभा के लिए डिसाइड की गई हैं, जो वर्तमान में जो स्थिति है। अब इनमें यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राज्यों में कितनी आती है, राज्यों से कितनी आती हैं और आपके केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी आती है। वर्तमान में अनिकांत 552 टू 545, जी हाँ, ये वर्तमान में कंडीशन है। देखिए, अधिकतम सीटें 552 हो सकती हैं, लेकिन जो वर्तमान में हैं, यहाँ तक दिख रहा है ना, ठीक है। वर्तमान में 545 सीटें हैं। 545 सीटों में से राज्यों से कितनी आती है और केंद्र शासित प्रदेश से कितनी आती है, जल्दी से बताएं। देखिए, लोकसभा की सीटें प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश से आती है। ओके, जबकि राज्यसभा की सीटें सिर्फ 3 केंद्र शासित प्रदेश थे जहां से आती थी आपकी दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। लेकिन लोकसभा की सीटें प्रत्येक राज्यों से आती है और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश से भी आती है। काजल जयंत 13 केंद्र शासित प्रदेश से। देखिए, ये आंकड़ा पहले था जब तक जम्मू कश्मीर, में आपसे बता दूं, जब तक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं था तब तक आपकी 13 सीटें आती थी केंद्र शासित प्रदेश से। लेकिन अधिकतम कितनी हो सकती थी इसमें भी, देखो, अधिकतम सीटें जो हो सकती थी केंद्र शासित प्रदेश से 20 हो सकती थी। लेकिन जनसंख्या कम होने के कारण सिर्फ 13 सीटें आती थी केंद्र शासित प्रदेशों से। लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो पहले एक ही था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य था पहले, यहाँ से 6 सीटें आती थी। अब वे 6 सीटें राज्य से निकलकर आपके केंद्र शासित प्रदेश में ऐड हो जाएगी, यानी कि 19 सीटें अब जो हैं वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों से आएगी। किन में से, आपकी 545 जो सीटें हैं उनमें से 19 सीटें आएंगी आपकी केंद्र शासित प्रदेश से और 2 सीटें आएंगी आपकी आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन से। देखो, अब यहाँ पे आपके राज्यों से पहले 530 सीटें आती थी, लेकिन वर्तमान में 6 सीटें कम कर दो यहाँ से तो 524 राज्यों से 524 सीटें आएंगी, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश से पहले 13 आती थी, अब 6 इधर की निकल के इधर ऐड हो गई क्योंकि वो भी केंद्र शासित प्रदेश में चला गया करंट में। तो अब या फिलहाल यहाँ पर 19 हो गई और 2 सीटें जो है आंग्ल भारतीय की है। एंग्लो इंडियन के लिए आंग्ल भारतीय 2 सीटें जो हैं आंग्ल भारतीयों के लिए रखी गई है। ओके, यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर है।
ऋषभ मित्तल, ओके। देखो पहले क्या था, अधिकतम सीटें जो हैं 552 हो सकती हैं, ठीक है। 552 में 550 आपकी जो है राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से आनी थी और 2 सीटें अंगल भारतीय जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाने थे। कौन से आर्टिकल में है? मनोनयन की प्रक्रिया राष्ट्रपति जो कर सकते हैं 2 अंगल भारतीयों की, लेकिन फिलहाल ये व्यवस्था हटाने के लिए पारित हो चुका है बिल, लेकिन अभी तक जो है ये अमेंडमेंट मेरे ख्याल से शायद पास नहीं हुआ या हो चुका है तो अभी आया नहीं है करंट में। फिलहाल अभी तक जो है इनको अंगल भारतीयों को ये कहा गया उस एक्ट में कि अब किसी भी राज्यों से या किसी जो है 2 अंगल भारतीय नहीं चुने जाएंगे। ये पास किया गया था बिल, लेकिन अभी तक शायद हुआ नहीं है इसके बारे में, क्योंकि अभी कोई जानकारी नहीं है मुझे करंट की। हो सकता है हो भी गया हो, लेकिन अभी शायद मेरे ख्याल से जनवरी या फरवरी में ये पास हुआ था, तो अभी तक कोई इसके बारे में आया नहीं है। 331 वंशजगण राज्यों से नहीं, 331 नहीं आती, 324 है फिलहाल। ये मेरा कंप्लीट, देखो ये कंप्लीट है फिलहाल, क्योंकि 6 सीटें जो थी आपकी जम्मू कश्मीर से थी। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो 6 यहाँ से निकलकर इधर आपके जो यहाँ पर पहले 13 सीटें थी, 13 + 6 हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेशों में, ओके। तो ये आपकी 19 सीटें केंद्र शासित प्रदेश से हो गई, 2 अंगल भारतीय होंगे और आपके 524 होंगे राज्यों से। अब देखो 524 + 19 + 2, ये आपके जो हैं 15 का 5 का हासिल लगाए 4 3 और 1 4 1 4, ये 545 सीटें पूरी हो जाती हैं आपके यहाँ तक, ठीक है। तो ये आंकड़ा है वर्तमान में फिलहाल अभी, ओके। 331 नहीं है। अच्छा, अंगल भारतीय का जो आर्टिकल है, हाँ अंगल भारतीयों के लिए अनुच्छेद जो है आर्टिकल 331 में किया गया है। अनुच्छेद 331 में अंगल भारतीय 2 अंगल भारतीय रखे जाएंगे जिनका मनोनयन राष्ट्रपति करेंगे, उनका वर्णन किया गया है। यहाँ तक क्लियर है सबका? प्रतिपाल, जय हिंद। आगे चलें। वर्तमान में जो सीटों की व्यवस्था है, लोकसभा की जो संरचना है, लोकसभा के अंतर्गत जो सीटें हैं अधिकतम 552 हो सकती है। उनमें से 550 आपके राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से यानी कि निर्वाचित होकर आती है और 2 आपके मनोनयन के द्वारा जाते हैं आंगल भारतीय से, ओके। इसके बाद लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, वर्तमान में 545 लोकसभा की सीटें हैं। 545 में से 524 सीटें राज्यों से आती है, 19 सीटें केंद्र शासित प्रदेश से आती है और 2 सीटें आंगल भारतीय द्वारा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिनका वर्णन आंगल भारतीयों का अनुच्छेद 331 में किया गया है। कभी कभी बूझ लिया जाता है, ओके। यहाँ तक क्लियर है सबका? आगे चलें। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका चयन किस प्रकार से होता है। लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका चयन किस प्रकार होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि राज्यसभा के अंतर्गत मैंने आपकी सीटें वहां पर गलत करा दी थी। 245 में से आपके 233, वहाँ पे 38 लिख दिया था मैंने, 33 की जगह 233 + 12 सीटें हैं, ओके। उनको भी करेक्शन कर लेना, पिछली क्लास में जो मिस्टेक हो गई थी। अब लोकसभा के सदस्यों का चयन कैसे होता है। लोकसभा के सदस्यों का चयन, देखो निर्वाचन तो होता है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है या प्रत्यक्ष रूप से होता है। अनिकांत निर्वाचन से होता है, ठीक है, लेकिन क्या प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से होता है? जल्दी से बताएं बच्चे। डायरेक्ट, जी हाँ। देखिए लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका डायरेक्ट चुनाव होता है, यानी कि जनता के द्वारा उनको वोट किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से होता है,
प्रत्यक्ष रूप से, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। और कौन वोट डालते हैं? नंबर 2 पे लिख सकते हैं हम सार्वभौमिक मताधिकार, यानी कि जो व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र से, जो व्यक्ति 18 वर्ष की एज से ऊपर हो चुका हो। अनुराग सिंघल, लोकसभा की सीटों में, हाँ लोकसभा की सीटों में चेंज हुआ है, वो मैंने बता दिया है आपको। अभी मैंने आपको बताया था कि 545 में, शायद लेट जुड़े हैं आप, 545 में से पहले क्या था, यहाँ पर 530 जो सीटें थी वो राज्यों से आती थी और 13 सीटें केंद्र शासित प्रदेश से आती थी, प्लस 2 सीटें आंग्ल भारतीय से आती थी। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है, जम्मू कश्मीर जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है, वहाँ पर 6 सीटें थी। ओके, 1 सीट लद्दाख में और 5 जम्मू कश्मीर से। तो 1 सीट अब लद्दाख को चली गई है और 5 सीटें जम्मू कश्मीर को हैं, लेकिन वे केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, तो वे 6 की 6 यहाँ से निकाल कर इधर ऐड कर दो तो आपकी 19 सीटें बैठती हैं और इधर आ जाती हैं आपकी 524। यही मैंने बताया है आपको कि ये चेंज हुआ है। अभी हाल फिलहाल की जो स्थिति है, जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा की सीटें हैं, पहले भी 6 थी, अब भी 6 की 6 ही सीटें हैं। ओके, लेकिन अब वे 5 जम्मू कश्मीर को चली गई, 1 लद्दाख को चली गई है। ओके, तो वे 6 की 6 सीटें अब आपकी केंद्र शासित प्रदेश में ऐड कर दी गई। पहले 13 थी, अब जो है 6 इसमें ऐड कर दी तो 19 हो गई है और 6 इधर से निकाल के इधर ऐड कर दी। ओके, चलिए देखिए, लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है और सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा होता है। सार्वभौमिक मताधिकार। कई बार क्वेश्चन आ गया कि सार्वभौमिक मताधिकार क्या है, सार्वभौमिक मताधिकार है क्या? तो सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है 18 वर्ष की उम्र से अधिक आयु के लोग, यानी कि 18 वर्ष जिनकी आयु पूरी हो चुकी है, ठीक है, उनको सार्वभौमिक कहेंगे। यानी कि उनका जो उनको सार्वभौमिक मताधिकार के अंतर्गत जो आते हैं, 18 वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्ति, यानी कि जिनकी आयु, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वे सभी व्यक्ति सार्वभौमिक मताधिकार के अंतर्गत आते हैं और वे लोकसभा के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबका? चलिए अब बात करते हैं लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, जल्दी से बताओ। लोकसभा के सदस्यों की योग्यता, क्या योग्यता होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए? फटाफट अपना आंसर दें। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अनुराग सिंघल एज 25 साल होनी चाहिए। चलिए जी, और अनिकांत नागरिक होना चाहिए। काजल जयंत 25 साल एज। देखो पहली बात तो यही है कि नंबर 1 पे तो यही आता है सभी के लिए, जो भी चुनाव लड़ना चाहता है भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। अगर भारत का नागरिक नहीं है, उसके पास भारत की नागरिकता नहीं है, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, भारत का नागरिक हो। नंबर 2, 25 वर्ष की आयु, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका। जबकि लोग आपकी राज्यसभा में मैंने बताया था कि 30 वर्ष की होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो है 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और दिवालिया या पागल ना हो। जी हाँ, दिवालिया या पागल ना हो। नंबर 3, दिवालिया या पागल
न हो और पुलिस केस न हुआ हो। पुलिस केस में तो हो जाते हैं बहुत, जो है चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है पुलिस केस में। वो सरकारी नौकरी में दिक्कत आती है, जो है चुनाव में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चुनाव तो जेल में आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव जेल में ही बैठे बैठे जो है चुनाव लड़ते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो जेल में रहते हैं और वहीं से चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, और जीत भी जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 4, ऐसा कोई नेता नहीं है जो जेल में ना रह गया हो जिस पे पुलिस केस ना हो। भैया जब तक पुलिस केस नहीं होता तब तक नेता ही नहीं बनते। ठीक है अनिकांत, तो पुलिस की दिक्कत नहीं है। इसके बाद है लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर न हो यानी कि किसी लाभ के पद पर न हो, अर्थात सरकारी नौकरी पर ना हो। ओके, चलिए जी। और मानसिक रूप से स्वस्थ हो यानी कि पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, इसके बाद आती है बात कार्यकाल की कि इनका कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, कार्यकाल कितना होता है जल्दी से बताएं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। अनुराग सिंघल 5 साल, सारिका चौधरी 5 साल, काजल जैन 5 साल। देखिए सामान्य रूप से तो 5 वर्ष ही होता है। सामान्यतः इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन एक कंडीशन और होती है, पहली बैठक के बाद 5 साल वंशजगढ़। देखो यदि सरकार बहुमत खो दे, इनके दूसरा कह सकते हैं कि जब तक सरकार को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, ये भी कह सकते हैं। ओके, लेकिन राष्ट्रपति से पहले भी भंग कर सकते हैं। कैसी स्थिति में, जब बहुमत न रहा हो अनुराग सिंघल। लेकिन राष्ट्रपति से पहले भी भंग कर सकते हैं। जी हाँ, भंग कर सकते हैं जब वे बहुमत खो चुके हो। कहाँ पर, लोकसभा में। लोकसभा में यदि सरकार अपना बहुमत खो देती है तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं या उसका विघटन कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल के द्वारा, बताया था मैंने आपको, कौन से अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा का विघटन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जो राष्ट्रपति को पावर है। यदि सरकार लोकसभा में बहुमत खो देती है तो ऐसी स्थिति में भी उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। क्योंकि जब सरकार का विघटन कर दिया जाता है तो कौन से आर्टिकल में होता है, राष्ट्रपति सरकार का विघटन कौन से अनुच्छेद के द्वारा करते हैं, कौन से अनुच्छेद में पावर दी गई है राष्ट्रपति को कि वे सरकार का विघटन कर सकते हैं। अनुच्छेद 68, काजल जयंत सही नहीं है। अनुच्छेद 111 भी सही नहीं है। इतनी जल्दी भूल गए। सरकार का विघटन, संयुक्त अधिवेशन, जी कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं। राष्ट्रपति का शासन और राष्ट्रपति का पद, और इसके बाद अनुच्छेद 63 में आपका उपराष्ट्रपति है काजल जयंत। कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो याद करने ही पड़ेंगे। मुश्किल से 50 अनुच्छेद होंगे ये जो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, तो उनको तो याद रखा ही करो। देखो अनुच्छेद 85 के तहत सरकार का विघटन किया जाता है, राष्ट्रपति कर सकते हैं। ओके, अनुच्छेद 111 में वंशज गर्भ क्या है। अनुच्छेद 111 में है आपका, मैंने कराया था आपको, अनुच्छेद 111 में क्या था, मेरे भी याद नहीं रहा। अनुच्छेद 111 भी तो कराया था मैंने पिछला। नहीं, अध्यादेश नहीं है, अध्यादेश नहीं है, है वीटो पावर है। राष्ट्रपति को वीटो पावर है, वीटो की शक्ति है। ओके, तो 111 में।
बार बार इनको रिपीट करते रहोगे काजल जैन तो याद हो जाते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जब बार बार रिपीट करते रहते हैं आर्टिकल को, जिस तरह से मैं क्लास में बताता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ, तो इस तरह से याद हो जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, ये तो कार्यकाल की बात हुई कि राष्ट्रपति जो है सरकार का विघटन कर सकते हैं। ओके, एक और स्थिति आती है आपकी कि ये तो ऐसी स्थिति है कि इसमें तो जो है सरकार का कार्यकाल माइनस यानी कि घटाया जाता है, यानी कि 5 साल से पहले भी विघटित कर दी जाती है। लेकिन आपने एक और अनुच्छेद के बारे में सुना होगा, अनुच्छेद 352। क्या है अनुच्छेद 352 में? अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। ओके, राष्ट्रीय आपातकाल। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल आता है आपका 83/2, अनुच्छेद 83/2 के तहत जब आपातकाल लगा हो तो ऐसी स्थिति में सरकार का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो ऐसी स्थिति में 1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अगर लोकसभा ने अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं तो उसके बाद भी आपका जो अगर राष्ट्रीय आपातकाल को लगाकर संसद के द्वारा पारित करके राष्ट्रीय आपातकाल लगाकर संसद अपना कार्यकाल यानी कि लोकसभा अपना कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। और इसको वे कितनी भी बार यानी कि जब तक राष्ट्रीय आपातकाल रहेगा, अगर राष्ट्रीय आपातकाल 1 साल रहता है तो 1 साल तक, 2 साल रहता है 2 साल, 3 साल रहता है 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितना भी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 1 वर्ष के बाद फिर से पारित करना पड़ेगा, फिर से बढ़ाना पड़ेगा, कितने भी, यानी कि अधिकतम कोई सीमा नहीं है, अधिकतम कोई सीमा नहीं है। कभी तक भी लोकसभा अपना कार्यकाल को बढ़ा सकती है राष्ट्रीय आपातकाल के समय। ओके, लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा तो उसके 6 माह बाद तक ही, जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होगा, राष्ट्रीय आपातकाल जब भी समाप्त होगा तो उसके अधिकतम 6 माह तक सरकार यानी कि लोकसभा का कार्यकाल रह सकता है, अधिकतम 6 माह। समझ गए? मान के चलो कि अभी जो है कौन सा महीना चल रहा है, 6 और 22 तारीख है आज, 22 जून 2020 को राष्ट्रीय आपातकाल लगाकर लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया जाता है, 1 वर्ष बढ़ाया जाता है। मान के चलो कि आज के टाइम में लोकसभा का यानी कि कार्यकाल पूरा हो रहा था, 5 साल आज कंप्लीट हो जाते हैं सरकार के, ठीक है, तो और देश में राष्ट्रीय आपातकाल है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 83/2 के तहत संसद को यह पावर है कि वह बिल पारित करके लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में चुनाव तो होंगे नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगा हो तो चुनाव तो होंगे नहीं इस टाइम पे। तो ऐसी स्थिति में 1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मान के चलो कि राष्ट्रीय आपातकाल आपका खत्म हो जाता है दिसंबर में, दिसंबर 2020 को, ठीक है, तो उसके बाद अधिकतम 6 माह तक, अधिकतम 6 माह तक, ये मान के चलो कि दिसंबर तो ज़्यादा हो गया, आपका जुलाई में ही, जून के बाद जुलाई में आपका राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में पूरा 1 साल नहीं करेगी लोकसभा, वो सिर्फ 6 माह यानी कि जुलाई के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक उसका कार्यकाल बढ़ा रह सकता है, उसी के बीच चुनाव कराने होंगे। ओके, काजल जैन जी, हाँ 6 माह तक। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका लोकसभा के कार्यकाल को लेकर? अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो बताएं जल्दी से। लोकसभा के कार्यकाल को लेकर अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो बताएं,
लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है सामान्य रूप से, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर लोकसभा अपना बहुमत खो देती है, सरकार अपना बहुमत खो देती है, तो उससे पहले भी अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति सरकार का विघटन कर सकते हैं, यानी कि 5 साल से पहले भी। लेकिन यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, ये तो कम की बात हुई कि कम 5 वर्ष से कम कैसे, अधिक कैसे बढ़ाई जा सकती है जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा। ऐसा हो चुका है एक बार, ऐसा एक बार हो चुका है। बताओ किसकी सरकार में हुआ था? अगर किसी के याद हो तो ऐसा एक बार हो चुका है, और वो इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था 1976 में। ठीक है, 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल लागू था उस वक्त, अपनी सरकार का कार्यकाल बढ़ा लिया था इस प्रकार से। ओके, जिसको लेकर जो है काफ़ी विवाद हुआ था उस चीज़ को। ठीक है, और फिर आपके जो है संविधान संशोधन भी हुए थे उसी टाइम पे, जल्दी जल्दी 1976 42वां हुआ, उसके बाद 44वां 1978 में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर है? 75-76, जी हाँ, इंदिरा गांधी की सरकार में 75-76 में लगाया गया था और कार्यकाल बढ़ाया गया था लोकसभा का। ओके, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सभी के समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के बारे में बात करते हैं जी। ठीक है, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, क्या लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं या नहीं? लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष क्या लोकसभा के सदस्य होते हैं या नहीं? जल्दी से बताएं। लोकसभा, हाँ जी, होते हैं। देखो, एक ऐसा सदन मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा ही है जिनके अध्यक्ष या सभापति जो उसके सदस्य नहीं होते, वरना बाकी सभी के होते हैं। ओके, अनुराग सिंघल। अब देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को कब चुना जाता है? यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका चुनाव जो किया जाता है, उन्हें जो है नियुक्त किया जाता है, कब किया जाता है? 545 में से ही आते हैं काजल जयंत। ठीक है, लेकिन कब किया जाता है इनका चुनाव या इनकी नियुक्ति कब की जाती है? पहली बैठक में। हाँ जी, देखिए, जब भी लोकसभा का चुनाव होगा और लोकसभा की जो पहली बैठक होगी उसी में आपके लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को चुना जाएगा, उन्हीं सदस्यों के बीच में से। और ज़्यादातर ये परंपरा रही है कि लोकसभा का जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसी को, या सबसे एक्सपर्ट व्यक्ति जो होता है, जिसको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है और बुजुर्ग होता है, उसी को लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है सत्ताधारी दल के द्वारा, जिसकी सरकार होती है, जिस पार्टी की भी सरकार होती है। ठीक है, तो पहली बैठक यानी कि लोकसभा की जो पहली बैठक होगी, पहली बैठक में ही लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। वासु ठाकुर, पहली बैठक, जी हाँ। ओके, अब देखिए, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति और शक्तियों का या पद और शक्तियों का जो वर्णन किया गया है, अनुच्छेद आपके 93 से 97 तक लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद और शक्तियों का भी वर्णन किया गया है, या कार्य, क्या क्या कार्य होंगे, इन सब का वर्णन किया गया है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबका? चलिए, अब इनकी शक्तियों की बात करते हैं, क्या क्या शक्तियाँ होती हैं लोकसभा अध्यक्ष के पास। अध्यक्ष की शक्ति या कार्य, शक्तियाँ या कार्य क्या हैं, बता सकते हैं बच्चे?
देखिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा कि किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का जो कार्य होता है वो लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है। किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करना या करने का जो अधिकार होता है सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को ही होता है। ये डिसाइड लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा। ओके, इसके बाद दूसरा क्या आता है, दूसरा कार्य या शक्तियाँ इसकी हैं। आपको मैंने बताया था संयुक्त अधिवेशन कौन सा अनुच्छेद है, जल्दी से बताएं। संयुक्त अधिवेशन जो है उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं, लेकिन उनको बुलाते कौन है ये भी मैंने आपको बताया था। संयुक्त अधिवेशन कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल बताओ जल्दी। संयुक्त अधिवेशन को लेकर कौन से आर्टिकल के द्वारा वंशज गर्ग, अनुच्छेद 108। हाँ जी, अनुच्छेद 108 के तहत बता रहे हैं ये कि संयुक्त अधिवेशन होता है आपका अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन आपका जो संयुक्त अधिवेशन होता है ये अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। और कब होता है, देखो जब कोई बिल या कानून दोनों सदनों में अलग अलग पास ना हो, ठीक है, यानी कि दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया हो। किसी बिल को लेकर दोनों सदनों के बीच जब गतिरोध उत्पन्न हो गया हो या दोनों उस पर सहमत ना हो और वह बिल पास कराना जरूरी हो या देश हित में हो, इस प्रकार के बिल को पास कराने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्लियर है? बुलाया संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। राष्ट्रपति को यह पावर है अनुच्छेद 108 के तहत कि वे संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं यदि कोई बिल दोनों सदनों में अलग अलग पास नहीं हो रहा हो तो। ओके, राष्ट्रपति बुलाते हैं अनिकांत काजल जयंत जी। हाँ, यहाँ तक क्लियर है सबका। दूसरा पावर क्या है इनकी, देखो लोकसभा के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सबको बैठाना, उनकी व्यवस्था करना, किसका क्रम कितना होगा, कौन सी सीट किस लोकसभा सदस्य को दी जाएगी, ये सब डिसाइड करने का कार्य भी, इस चीज़ की पावर भी आपकी लोकसभा अध्यक्ष के पास ही होती है। यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वे ही डिसाइड करते हैं सीटों का क्रम कि किसको कहाँ पर बैठना है, कौन से क्रम में कौन सा व्यक्ति बैठेगा। लोकसभा में डिसाइड होता है कि वो सीट उस व्यक्ति की है, वही उस पर आकर बैठेगा, अगर नहीं आ रहे तो खाली रहती है। ओके, चलिए जी। इसके बाद एक और पावर है इनको लोकसभा अध्यक्ष को। अच्छा ये बताओ, जब कोई बिल लोकसभा में रखा जाता है, ठीक है, तो क्या उसमें लोकसभा अध्यक्ष मतदान करते हैं? जब कोई बिल लोकसभा में पास होने के लिए आता है तो क्या उसमें लोकसभा अध्यक्ष मतदान करते हैं, वोट करते हैं या नहीं? जबकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लोकसभा के सदस्य होते हैं, अध्यक्ष जो हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति जो हैं वे लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, इसलिए उनको वहाँ पर वोट देने का राइट नहीं है। लेकिन मतदान बराबर होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति को वोट देने का राइट है। अब यहाँ पर बात आती है लोकसभा अध्यक्ष की कि क्या लोकसभा अध्यक्ष जब सदन में कोई बिल रखा जा रहा हो, कोई बिल पास होने के लिए आया हो, तो क्या ऐसी स्थिति में वे वोट करते हैं, वोट देते हैं या नहीं? अनिकांत नो सर, वंशज नहीं, वासु यस, काजल यस, अनिकांत पहले यस बाद में नो, वासु यस, काजल जयंत यस। चलिए देखो, लोकसभा अध्यक्ष को जब लोकसभा में कोई बिल पास होने के लिए आया हो तो उसे मतदान देने का अधिकार नहीं है, वे वोट नहीं कर सकते। लेकिन
जब मतदान 50-50% यानी कि बराबर की स्थिति में आ गए हों तो ऐसी स्थिति में निर्णायक मत दे सकते हैं। इस चीज़ को याद रखना है बस, कि वे निर्णायक मत दे सकते हैं। निर्णायक मत दे सकते हैं, सिर्फ निर्णायक मत दे सकते हैं जब 50-50% की स्थिति में वोट बराबर हो गए हों, वरना वोट नहीं करेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबका? ठीक है। इसके बाद उपाध्यक्ष की बात करते हैं। उपाध्यक्ष देखो, जब तक अध्यक्ष रहते हैं सदन में तो तब तक उपाध्यक्ष जो हैं एक सामान्य लोकसभा सदस्य की तरह ही कार्य करते हैं। जिस प्रकार के सभी कार्य लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं या प्रश्न पूछ सकते हैं, वे सब पावर जो हैं उनके पास होती है। लेकिन जब लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर ना हो, यानी कि ये अनुपस्थित हों, तो इनकी अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करते हैं और वे सभी पावर जो लोकसभा अध्यक्ष की हैं वे सभी पावर उपाध्यक्ष के पास आ जाती हैं, उपाध्यक्ष को प्राप्त हो जाती है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों में से कोई भी सदन में न हो, जब लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों में से कोई भी सदन में उपस्थित ना हो, यानी कि दोनों अनुपस्थित हों, तो ऐसी स्थिति में अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा की अध्यक्षता ऐसी स्थिति में कौन करेंगे और उनको कौन नियुक्त करेंगे? जल्दी से बताएं। जब लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों, दोनों अपने पद पर ना हो या दोनों सदन में ना हो, लोकसभा के अंतर्गत ना हो, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेंगे और उनको नियुक्त कौन करेगा? काजल जयंत, राष्ट्रपति। देखो, राष्ट्रपति जो है किसी भी सदस्य को, वरिष्ठ जरूरी नहीं है कि वरिष्ठ ही सदस्य को करेंगे अनिकांत, ठीक है, किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन, जब तक वे नहीं आते तब तक, ठीक है। किसी भी सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष घोषित कर सकते हैं। कौन करेंगे? राष्ट्रपति, ठीक है, क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति करते हैं तो वे भी आपके राष्ट्रपति ही करते हैं। अब अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं? क्या लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं? हाँ या ना, जल्दी से बताएं। क्या लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं? हाँ या ना? वासु ठाकुर हाँ, वंशज गर्ग हाँ जी, सारिका चौधरी नहीं, और वह बच्चा जानता है, करते हैं अनिकांत। देखो, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण नहीं करते, बल्कि वे एक सांसद के रूप में, जब सांसदों को शपथ दिलाई जाती है, लोकसभा के जब अध्यक्ष होते हैं जो सबको शपथ दिलाई जाती है, तो उसी वक्त वे शपथ लेते हैं। वे लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अलग से शपथ नहीं लेते। ओके, इस चीज़ को याद रखना, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते, बल्कि एक सांसद के रूप में, जब वे सांसद चुने जाते हैं लोकसभा के, उस वक्त यानी कि एक सांसद के रूप में शपथ लेते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए जी, इसके बाद बात करते हैं नियुक्ति का। तो पता आपको लग गया होगा कि इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? नियुक्ति करते हैं जी राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष, जल्दी से बताएं कमेंट करके, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र
किसे देते हैं? सारिका चौधरी राष्ट्रपति, काजल जयंत राष्ट्रपति, वंशज राष्ट्रपति, और है कोई राष्ट्रपति वाला? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र, जबकि इन्हें नियुक्त जो करते हैं, ठीक है, और शपथ जो दिलाते हैं वे आपके राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये पहले भी बता चुका हूँ आपको और आप भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन त्यागपत्र ऋषभ मित्तल, जब अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अपने कार्य पर न हों तो उनके जगह कौन कार्य करता है? उनकी जगह, मैंने बताया आपको, लेट आए हो क्या? जब अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अपने पद पर न हों, यानी कि अनुपस्थित हों या सदन में ना हो या बीमार हो या कहीं बाहर गए हों, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति किसी भी लोकसभा सदस्य को अध्यक्ष घोषित कर सकते हैं। ओके ऋषभ मित्तल, यहाँ तक क्लियर है? अनिकांत कह रहे हैं कि आपके जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वे अपना त्यागपत्र पीएम को देते हैं, प्रधानमंत्री को। वासु ठाकुर राष्ट्रपति को। अभी तक सही आंसर नहीं आया है। लोकसभा अध्यक्ष को लेकर, लोकसभा अध्यक्ष के त्यागपत्र को लेकर अभी तक सही आंसर किसी का भी नहीं आया है। 15 बच्चे देख रहे हैं, 15 में से किसी का भी आंसर अभी तक सही नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट, काजल जयंत जी नहीं। अध्यक्ष को, भाई साहब अध्यक्ष के त्यागपत्र की बात कर रहे हैं, अध्यक्ष को कहाँ से त्यागपत्र दे देंगे? वंशज गर्ग, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देंगे? अध्यक्ष की तो बात कर रहे हैं। देखो मैं बताता हूँ, चलो। लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों की बात बता रहा हूँ मैं। लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, सारिका चौधरी वाइस प्रेसिडेंट जी नहीं। सीएम को, मुख्यमंत्री कहाँ से चला गया? हिमांशु मित्तल, मुख्यमंत्री को क्यों देंगे ये अपना त्यागपत्र? ये भी केंद्र में हैं, ठीक है, और वैसे भी जो है सदन आपके लोकसभा के अध्यक्ष हैं, तो वे मुख्यमंत्री के पास क्या लेने जाएंगे? मुख्यमंत्री को तो अथॉरिटी नहीं है कि वे उनके सदन में जाएं। उनके सदन में जाने की पावर ही नहीं है, क्योंकि लोकसभा संसद के अंतर्गत जो संसद में जाते हैं आपके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनके सिवाय कोई और नहीं जा सकता। वंशज, देखो लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र एक दूसरे को ही देते हैं। ओके, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र एक दूसरे को देते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। ओके, याद रखना इस चीज़ को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं। और जब दोनों ना हो तो भाई साहब मान के चलो कि लोकसभा अध्यक्ष है ही नहीं, तो त्यागपत्र कहाँ से दे देंगे? जब अनिकांत, जब लोकसभा अध्यक्ष है ही नहीं है, ठीक है, सदन में ही नहीं है, तो त्यागपत्र कहाँ से देंगे? ओके, और देखिए मैंने आपको बताया कि जब सदन में कोई ना हो, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों में से कोई ना हो, तो मैंने आपको पीछे ही बताया कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष घोषित कर सकते हैं। उनके पास पावर है, लोकसभा का अध्यक्ष घोषित कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। ओके, तो उनको देंगे अनिकांत। अगर दोनों में से कोई नहीं होंगे, पहली बात तो ये, अगर दोनों में से कोई नहीं है तो देंगे कहाँ से भी? ठीक है, जब होंगे तभी तो देंगे ना। और अगर नहीं भी है, चलो बाहर से भेज रहे हैं, फैक्स वगैरह के द्वारा भेज रहे हैं, तो कोई ना कोई तो लोकसभा का अध्यक्ष होगा जिसे राष्ट्रपति घोषित करेंगे, उनको देंगे। ओके, चलिए जी। अब इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है? किनको? अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लोकसभा के जो सदस्य हैं उन्हें पद से कैसे, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं इन्हें पद से कैसे हटाया जाए? ये तो त्यागपत्र है, इनके त्यागपत्र का मतलब है स्वेच्छा से दे रहे हैं। अगर इन्हें पद से हटाना हो तो कैसे हटा सकते हैं? अगर लोकसभा के अध्यक्ष को उनके पद से हटाना हो तो कैसे हटाएंगे? लोकसभा के अध्यक्ष को उनके पद से कैसे हटाएंगे? पीएम की सिफारिश पर। ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये कोई आपके मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं है, इतनी पावर नहीं है पीएम के पास कि इनको हटा दें। एक व्यक्ति इनको नहीं हटा सकता। ओके, लोकसभा के अध्यक्ष को
कोई एक व्यक्ति पीएम या राष्ट्रपति अकेले नहीं हटा सकते, ये पावर होती है इनके पास, इतनी आसानी से नहीं हटाया जाता इनको, ठीक है, क्योंकि लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं, जिनको लोकप्रिय सदन, निम्न सदन भी कहते हैं या अस्थायी सदन कहते हैं, जिसको लोकसभा को, उसके अध्यक्ष हैं ये, इन्हें हटाना इतना आसान नहीं। देखो इनको हटाने के लिए क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको, इन्हें पद से कैसे हटाया जा सकता है। इन्हें पद से हटाने के लिए संपूर्ण लोकसभा को, यानी कि लोकसभा के अंतर्गत जितने भी सदस्य हैं सभी सहमत होने चाहिए कि हम इनको पद से हटा सकते हैं, बहुमत से नहीं हटा सकते। 1/3 या 2/3 बहुमत के द्वारा, 1/3 या 2/3 बहुमत से जो बिल वगैरह पास होते हैं उनके द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को नहीं हटा सकते। लोकसभा अध्यक्ष को संपूर्ण बहुमत, यानी कि संपूर्ण लोकसभा के द्वारा, संपूर्ण लोकसभा यह पारित करे कि हम इन्हें लोकसभा अध्यक्ष नहीं रखना चाहते, तो ऐसी स्थिति में ही लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ओके, सभी सदस्य प्रस्ताव पारित करेंगे कि हम जो हैं लोकसभा अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं, तभी हटा सकते हैं, वरना कोई आपका 2/3 बहुमत के द्वारा नहीं हटा सकते। ओके, इसके बाद बात करते हैं आरक्षण की। लोकसभा में आरक्षण है, जबकि मैंने आपको बताया नहीं था, अब जब बता रहा हूँ कि राज्यसभा में सीटों को लेकर कोई आरक्षण नहीं है, ठीक है। 12 जो सीटें हैं वे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती है बस, वरना कोई SC ST OBC किसी को कोई आरक्षण नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पर है, लोकसभा में SC ST को आरक्षण कौन से अनुच्छेद के द्वारा है? आरक्षण, लोकसभा में आरक्षण दे रखा है किनको? SC और ST को, SC और ST को, OBC को नहीं है। ओके, SC ST को लोकसभा में आरक्षण है, कौन से अनुच्छेद में है? जल्दी से अनुच्छेद बताएं। काजल जयंत 84, देखिए 84 सीटें हैं, 84 और 47, 84 और 47, यानी कि ST की जो सीटें होनी है कम से कम लोकसभा में 47, यानी कि 47 सीटें ST की होनी चाहिए। ओके, और 84 सीटें, 84 सीटें अनुसूचित जाति की होनी चाहिए। ST का मतलब है अनुसूचित जनजाति, SC का है अनुसूचित जाति, यानी कि अनुसूचित जाति की 84 सीटें कम से कम लोकसभा में होनी चाहिए। अधिकतम तो कितनी भी हो सकती है वासु ठाकुर, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि किस अनुच्छेद के द्वारा ये प्रावधान है, कौन सा आर्टिकल है वो जिनके द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि SC के जो है, आपके SC के जो पद होने हैं लोकसभा में वे 84 होने हैं, 84 कम से कम रहने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि ST को या अनुसूचित जनजाति को 47 सीट कम से कम होनी चाहिए लोकसभा के अंतर्गत। इसके बाद एक आर्टिकल आता है आपका अनुच्छेद 2 आंग्ल भारतीय बता दिए, वो तो आपने बता ही दिए थे कि 2 आंग्ल भारतीय जो हैं अनुच्छेद 331 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि 2 जो पद होने हैं वे आंग्ल भारतीय के होने हैं 331 के द्वारा। इसके बाद SC ST का जो प्रावधान है वो है आपका 330, अनुच्छेद 330 में कहा गया है कि SC ST के आरक्षण दिया जाएगा और SC को 84 सीटें, कम से कम 84 सीटें, और ST के लिए 47 सीटें होना जरूरी है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबका? इस आर्टिकल को भी याद रखना, 330 के द्वारा आरक्षण दिया गया है लोकसभा में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर है सभी बच्चों का? ओके, इसके बाद करते हैं, लोकसभा को कुछ विशेष पावर दी गई है, कुछ विशेष प्रावधान है। जिस तरह से राज्यसभा को थे उसी प्रकार से आपके लोकसभा को भी कुछ पावर दिए गए हैं। जैसे कि राज्यसभा में आपका एक बताया था मैंने आपको, अनुच्छेद 312 था, एक आपका 249 था, जिनके द्वारा जो है राज्यसभा को पावर थी। यहाँ पर अखिल भारतीय थी, यहाँ पर राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की पावर थी। ओके, या फिर एक आपका वो था आपका राष्ट्रपति को जो हटाने संबंधी प्रावधान है, वो भी सिर्फ राज्यसभा में ही लाया जाता है, लोकसभा में नहीं लाया जाता। तो इसी प्रकार की कुछ पावर, कुछ विशेष प्रावधान जो हैं लोकसभा को भी प्राप्त हैं, जो राज्यसभा को नहीं है। विशेष प्रावधान
कुछ विशेष प्रावधान ऐसे हैं जो सिर्फ लोकसभा को ही प्राप्त हैं, राज्यसभा को नहीं। बताएं जल्दी से। देखिए, आपने मंत्रिपरिषद के बारे में सुना होगा, कौन से अनुच्छेद में है? मंत्रिपरिषद का वर्णन कौन से अनुच्छेद में, जल्दी से बताएं। मंत्रिपरिषद का बता चुका हूं मैं, मंत्रिपरिषद का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? मंत्रिपरिषद का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, कौन से आर्टिकल में है? जल्दी। अनुच्छेद 74 वंशज गर्ग। जी हाँ, अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का वर्णन है। और जो मंत्रिपरिषद है वो सिर्फ लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। अगर कोई गलती कर देती है सरकार या मंत्रालय से कोई गलती होती है या कोई योजना ऐसी चला दी जाती है जिसमें वो विफल हो जाती है, तो जब विपक्ष उस मुद्दे को उठाता है तो उसके लिए जो है मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होती है। तो मंत्रिपरिषद सिर्फ लोकसभा के प्रति ही जिम्मेदार होती है, न कि राज्यसभा के। चाहे वह मंत्री, मैंने बताया था आपको कि जो मंत्री हैं वे राज्यसभा या लोकसभा किसी के भी सदस्य हो सकते हैं। प्रधानमंत्री भी राज्यसभा या लोकसभा किसी के भी सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वे जो उत्तरदायी होंगे, वे जो मंत्री या जो मंत्रिपरिषद या कोई एक मंत्री या आपके प्रधानमंत्री, उनमें से कोई भी जब वे उत्तरदायी होंगे, उनको जवाबदेही होगी तो वे लोकसभा के प्रति ही होंगे, न कि राज्यसभा के, चाहे वे राज्यसभा के भी सदस्य हैं। ओके। इसके बाद दूसरा नंबर आता है सरकार को बनाने के लिए। सरकार बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? लोकसभा की। लोकसभा में बहुमत होगा तभी सरकार बनेगी, चाहे राज्यसभा में बहुमत हो या न हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि सरकार को बनाने के लिए सदैव लोकसभा में बहुमत की जरूरत होती है, न कि लोकसभा में। चाहे लोकसभा में उस दल की एक भी सीट ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए तो सरकार बनाई जा सकती है, केंद्र सरकार बनाई जा सकती है। ओके, यहाँ तक सबका क्लियर है? इसके बाद नंबर 3 पे आता है जो विशेष प्रावधान है आपका लोकसभा को। धन विधेयक के बारे में आपने सुना होगा। धन विधेयक। धन विधेयक को, किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अधिकार सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को है, और लोकसभा ही धन विधेयक को पारित करती है। ठीक है। और राज्यसभा को सिर्फ इसमें कितने दिन दिए गए हैं? 14 दिन। 14 दिन के अंतर्गत अगर राज्यसभा उस बिल को पास करती है तो ठीक है, नहीं तो वह बिल स्वतः ही पास हो जाता है। यानी कि ये भी विशेष प्रावधान है लोकसभा को ही। धन विधेयक में जितनी भी पावर हैं सभी लोकसभा को प्राप्त है, न कि राज्यसभा को। इसके बाद आपको अभी बताया था मैंने, संयुक्त अधिवेशन कौन सा अनुच्छेद है? संयुक्त अधिवेशन ये आपका 110 में आता है। इसके बाद आता है आपका संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन कौन से अनुच्छेद में है? अभी बताया था मैंने आपको, संयुक्त अधिवेशन 108। काजल जयंत। जी हाँ, 108 में आपका संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। देखो, जब संयुक्त अधिवेशन की बैठक होती है, संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या है? जब कोई बिल दोनों सदनों में अलग अलग पास नहीं होता तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। और देखिए, संयुक्त अधिवेशन में हमेशा किसका पलड़ा भारी रहता है? पीछे भी मैंने आपको एक क्लास में शायद बताया था, कौन सी क्लास में मेरे याद नहीं है, लेकिन मैंने आपको संयुक्त अधिवेशन के टॉपिक पर ही बताया था आपको कि संयुक्त अधिवेशन के अंतर्गत कौन से सदन को अधिक पावर प्राप्त होती है, लोकसभा को या राज्यसभा को? संयुक्त अधिवेशन के अंतर्गत कौन से सदन को अधिक पावर प्राप्त होती है? लोकसभा को। क्यों? अनिकांत, लोकसभा को प्राप्त है। लेकिन क्यों है? क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है। ये आपके जो हैं 545 मेंबर होते हैं, इधर आपके 245 होंगे। किससे? राज्यसभा से। तो 245 आपके राज्यसभा से होंगे, तो बहुमत किसे प्राप्त होगा? 545 वालों को, जो ज़्यादा है। तो इसलिए लोकसभा को ही संयुक्त अधिवेशन में भी अधिक पावर प्राप्त होती है। ये भी विशेष प्रावधान है। ठीक है। इसके बाद नंबर आता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पर लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव। वैसे तो मैं सारे प्रस्ताव कराऊंगा अलग से, यहाँ पे आ रहा है तो इसलिए बता रहा हूँ मैं। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा के अंतर्गत पारित किया जाता है।
और अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष के द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। विपक्ष कहता है कि हमें जो है सरकार में विश्वास नहीं है, अर्थात सरकार बहुमत खो चुकी है, तो उसके लिए विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव लाता है और उसमें बहुमत साबित करके दिखाता है। और यदि अविश्वास प्रस्ताव के अंतर्गत विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। ओके, राहुल गांधी लोकसभा में हाँ लेके आए थे, पिछली सरकार में 2019 से पहले जो सरकार थी मोदी जी की उसमें लेके आए थे, ठीक है, तो पास नहीं हुआ था। ओके, तो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव का जो प्रावधान है, जो पावर है, वो भी लोकसभा के अंतर्गत है, न कि राज्यसभा के। राज्यसभा में कभी भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता। इसके बाद बात करते हैं जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी जमानत जब्त। जमानत जब्त के बारे में मैंने पीछे भी बताया था आपको। जमानत जब्त कैसे होती है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। जमानत जब्त कैसे होती है किसी भी कैंडिडेट की, किसी भी सदस्य की जो चुनाव लड़ रहा है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, या आपका मैंने बताया था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या फिर आपका एक और बताया था मैंने जिला पंचायत सदस्य जो होते हैं, ठीक है, पंचायत या नगर निगम के जो सदस्य हैं, उन सब का जो जमानत जब्त होती है, सभी के बारे में बताया था मैंने। तो कितने पर होती है जमानत जब्त, बताया था मैंने आपको, कौन से चैप्टर में बताया था, ये बताएं कि जमानत जब्त जो है कम से कम कितना वोट प्राप्त करना होता है, अगर उससे कम है तो जमानत जब्त हो जाती है उस प्रत्याशी की। यदि हार जाएं, देखिए जीतता तो एक ही है, ओके, 1/6 हिमांशु मित्तल, देखिए 1/6 वोट से कम प्राप्त हों तो उसकी 1/7 नहीं, 1/6, 1/6 से वोट कम प्राप्त होती है यदि किसी सदस्य को, तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। और अगर उसको 1/6 से ज़्यादा वोट प्राप्त हो रही है तो उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाती है, जो आरबीआई या सरकारी खजाने में जमा होती है उसको वापस कर दी जाती है। लेकिन यदि 1/6 से कम वोट प्राप्त हैं तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है, उसका वो पैसा नहीं मिलता, वो सरकार के खाते में चला जाता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं कोरम या गणपूर्ति क्या है। कोरम या गणपूर्ति, जल्दी से बताएं, कोरम या गणपूर्ति क्या है। कोरम या गणपूर्ति, पता है किसी को? कोरम या गणपूर्ति क्या है? चुनाव लेने की प्रक्रिया नहीं, मीटिंग स्टार्ट करने के लिए, जी हाँ हिमांशु मित्तल, देखिए किसी भी सदन में ले लो आप, ये नहीं कि लोकसभा में, ये राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, किसी भी सदन में यह बैठक करने के लिए कुछ लोगों की संख्या, यानी कि कुछ जो उसके सदस्य होते हैं वे कम से कम कितने होने चाहिए, तो कितने % होने चाहिए, 1/10 मेंबर, 1/10 सदस्य होने उपस्थित जरूरी है। मान के चलो कि एक साधारण सी भाषा में देखते हैं कि मैंने कहा कि आपको अगर मुझे क्लास स्टार्ट करनी है तो कम से कम गणपूर्ति या कोरम होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, कम से कम 1/10। मान के चलो कि 100 सदस्य हैं आप, 100 सदस्यों का रजिस्ट्रेशन है, डेली पढ़ाता हूँ 100 बच्चों को, ठीक है, तो मैंने कहा कि, और किसी दिन बच्चे कम आए और मैंने कहा कि यदि इनकी गणपूर्ति नहीं होती, आपकी जितने भी मेंबर आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं, अगर आपकी गणपूर्ति नहीं होती तो क्लास नहीं चलेगी, तो उसके लिए कम से कम कितने होने चाहिए, 100 × 1/10, यानी कि 10 सदस्य, कम से कम 10 सदस्य अगर होंगे तो ही क्लास चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। वही मतलब है लोकसभा में, मान के चलो कि आपके 545 मेंबर हैं तो इसका 1/10 होने चाहिए, यानी कि 54.5, यानी कि 55 सदस्य कम से कम अगर 55 सदस्य लोकसभा में होंगे तो ही लोकसभा की बैठक चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। ओके, और आपकी राज्यसभा में 25, जी हाँ वही बैठती है कि 25 सदस्य होने चाहिए कम से कम, तो इतने सदस्य अगर होंगे तो ही लोकसभा की बैठक या राज्यसभा की बैठक होगी, यानी कि 1/10 सदस्य कम से कम होने चाहिए, उसे कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। समझ में आ गया सबके, या कोई डाउट है कोरम या गणपूर्ति को लेकर? किसी बच्चे के मन में कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से। कोरम या गणपूर्ति को लेके किसी बच्चे के मन में कोई डाउट हो तो बता सकता है, दोबारा समझा दूंगा।
जमानत जब्त का बताया है मैंने, 1/6 वोट होनी चाहिए कम से कम कुल मतदान का। जितना भी वहाँ पर वेद मत हैं, वेद मत पड़े हैं, उनका 1/6 होना चाहिए। कोरम या गणपूर्ति का जितने भी कुल सदस्य हैं उन सदस्यों का 1/10 होना चाहिए, तो उसको गणपूर्ति या कोरम कहेंगे। ओके, चलिए जी, इसके बाद करते हैं विपक्ष का नेता। आपने सुना होगा विपक्ष का नेता, जबकि ये विपक्ष का नेता का वर्णन भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं था। पहले कब जोड़ा गया ये भी आपको बताऊंगा, और कितनी स्थिति में विपक्ष के नेता को नियुक्त किया जाता है, कम से कम कितनी सीटें होनी चाहिए कि विपक्ष का नेता बना सके किसी को भी। ये चर्चा में रहा है पिछली दोनों विधानसभाओं के अंतर्गत, क्योंकि विधानसभा के लोकसभा में, पिछली लोकसभा में भी इतनी सीटें प्राप्त नहीं कर पाई थी कांग्रेस पार्टी के उनको विपक्ष का नेता का दर्जा दिया जाए, लेकिन फिर भी बीजेपी पार्टी ने जो है उनको विपक्ष का दर्जा दिया गया था, और अब की बार भी दे रखा है। अब की बार भी उतनी सीटें प्राप्त नहीं थी, तो कम से कम कितनी सीटें होनी चाहिए कि विपक्ष का नेता जो होता है उसका पद दिया जा सके। और मैं आपको बता दूं, विपक्ष का जो नेता होता है उसको सैलरी और उसकी पावर जो होती है, आपके कैबिनेट जो मंत्री होते हैं, आपके जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल के अंतर्गत जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनके समान पावर प्राप्त होती है इनको, विपक्ष के नेता को। ठीक है, कब जोड़ा गया विपक्ष का नेता का पद? विपक्ष के नेता का पद कब शुरू हुआ और कम से कम कितने वोट होने चाहिए? जल्दी से बताएं, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं बच्चे अपना, कि लोकसभा के अंतर्गत जो विपक्ष के नेता होता है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी विपक्ष का जो नेता होता है उसको बनने के लिए कम से कम कितने वोट होना चाहिए? इसमें भी 1/10 अनिकांत 2 नंबर पर होना चाहिए। सेकंड नंबर पर नहीं, सेकंड नंबर का क्या है, देखो 1/10 वोट होना चाहिए कम से कम उस पार्टी के लिए, उस दल के पास कुल मतों का। यानी कि मान के चलो कि अगर 545 लोकसभा में सीटें हैं तो इसका 1/10 का मतलब है 55 सीटें अगर किसी दल के पास है, किसी पार्टी के पास 55 सीटें हैं, तो उसी के नेता को विपक्ष का नेता 55 या उससे अधिक सीटें अगर प्राप्त हैं तो उसके नेता को विपक्ष का नेता दर्जा, विपक्ष के नेता का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, और ये कब शुरू किया गया? 1977 में ये पद शुरू किया गया, इससे पहले नहीं था। इस चीज़ को याद रखना है आपको। ओके, 1977 के बाद जो है 1977 में शुरू किया गया विपक्ष के नेता का पद। ओके, संसद की सहमति से विपक्ष के नेता का पद बनाया गया, इससे पहले नहीं था, 1977 से पहले नहीं था। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है लोकसभा को लेकर, उसके बाद मुझे लगता है कि शायद लोकसभा से और कोई क्वेश्चन तो आते नहीं, बनते नहीं इतने। तो एक आता है आपका कि लोकसभा के सदस्यों को कब हटाया जा सकता है। वहाँ पे अध्यक्ष की बात करी थी, अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। यहाँ पे लोकसभा के जो सदस्य हैं, 545 जो मेंबर हैं, उनको कैसे पद से हटाया जा सकता है, कैसी स्थिति में हटाया जा सकता है? पता है किसी बच्चे को? जल्दी से बताएं। लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? चलिए मैं बता देता हूं। देखो, जब कोई भी सदस्य, लोकसभा का कोई भी सदस्य जब 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहता है, यानी कि 60 दिन तक लगातार सदन में उपस्थित नहीं हो रहा है, तो उसे उसके यानी कि लोकसभा का जो सदस्य है, सदस्य पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा, यानी कि उसका पद रिक्त हो जाएगा और वहाँ पर दोबारा चुनाव होंगे। यदि उसने इस बीच यानी कि 60 दिन तक लगातार बिना संसद को सूचित या अध्यक्ष को सूचना दिए, लोकसभा ही ले लो या अध्यक्ष ले लो, लोकसभा को बिना सूचना दिए, लोकसभा को बिना मान के चलो कि कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो वो तो 60 से भी ज़्यादा रह सकता है, लेकिन उसको सूचना देनी होगी, या कहीं विदेश जा रहा है, ठीक है, या किसी का किडनैप कर लिया गया है, ठीक है, उसे 2 माह 3 माह किसी ने बंदी बना के रख लिया है, तो ऐसी स्थिति में कैसे सूचना देगा? तो ऐसी यानी कि लोकसभा को सूचना दिए बिना, या लोकसभा को पता हो कि हाँ वे यहाँ पर नहीं हैं और उनको जो है किडनैप कर लिया गया है या विदेश गए हैं, ठीक है, तो इस प्रकार की बिना सूचना दिए यदि कोई भी सदस्य 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उनको पद से हटाया जाएगा, उनको पद से हटा दिया जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों का? लोकसभा को लेकर कोई डाउट है किसी के मन में तो बताएं जल्दी से।
तो मेरी क्लास का टाइम भी हो गया है समाप्त करने का और कंप्लीट चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है आपका लोकसभा को लेकर। आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ओके, अगर किसी के मन में कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से बच्चे। लोकसभा को लेकर जहाँ तक भी जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, विपक्ष में से हटाया भैया या पक्ष से। देखिए, विपक्ष या पक्ष कोई भी हो वंशजगण, चाहे तो वो विपक्ष का यानी कि 545 जो मेंबर हैं उनमें से कोई भी हो, अगर बिना सूचना दिए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, यानी कि सदन को बिना सूचना दिए, लोकसभा को या लोकसभा अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को बिना सूचना दिए, अर्थात सदन को, लोकसभा को बिना सूचना दिए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। ओके, लोकसभा को लेकर जितने भी क्वेश्चन बनते थे, शायद मुझे नहीं लगता कि आपका लोकसभा का जो चैप्टर है उससे इससे कोई क्वेश्चन बाहर आएगा। लगभग सभी क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ तक लोकसभा के कंप्लीट करा दिए हैं। आपके किसी भी एग्जाम में आप देना लोकसभा को लेके, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर आपका आएगा। ओके, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और वीडियो को सभी लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लग रही है, और अगर अच्छी नहीं लग रही तो डिसलाइक भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अनलाइक भी कर सकते हैं। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। और एक बात और मैं बता दूं आपको कि 9:30 बजे से आज आपकी सीटेट की क्लास स्टार्ट हो रही है। 9:30 बजे से 9:30 बजे से आपकी जो है सीटेट की क्लास स्टार्ट हो रही है मैथ की। जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वे मैथ की क्लास 9:30 बजे से ले सकते हैं। ओके, ठीक है, नमस्कार।